हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब लोग। चलिए अब हम लोग इस लेसन को आगे पढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, पढ़ाने से पहले बच्चों आप लोग को रिपीट कर देते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है कि दो चीज़ों से मिलकर बना था। इससे पहले हम लोगों ने यह देखा था कि दो चीज़ों से मिलकर बना था। वो कौन कौन सी थी बच्चों। एक तो उसमें अंग थे, दूसरी क्या थी, ग्रंथियाँ थीं। एक अंग थे उसमें, दूसरी क्या थी, ग्रंथियाँ थीं। अब हम इसको जानेंगे कि क्या कौन अंग क्या है और ग्रंथि क्या है। तो बच्चों अंग में अगर हम लोग देखते हैं, चलिए उसी को फिर से आप अपने नेक्स्ट इस पेज के पे फिगर को देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अंग है तो मुख है, ग्रसिका है बच्चों, अमाशय है, बड़ी आंत है और छोटी आंत है और मल द्वार है। ये सब हमारे क्या हैं, अंग हैं। और इसमें जो ग्रंथि है बच्चों वो हमारी क्या है, ग्रंथि। यकृत है, अग्नाशय है, ये सब हमारी क्या है बच्चों, ग्रंथियां हैं। तो यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, ये सब हमारी क्या है बच्चों, लार ग्रंथि जो हमारे मुंह में पाई जाती है वो सब क्या है बच्चों, ग्रंथि हैं, जिसके द्वारा हम अपने भोजन में हमको पचने में सहायता मिलती है। देखिए सबसे पहले तो जो हम भोजन खाते हैं बच्चों उसका एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। उसमें क्या क्या मौजूद होते हैं भोजन में। तो भोजन में हमारे बच्चों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये तो तीन मेन सोर्स हैं। और उसके बाद फिर हम उसमें विटामिन्स का, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। तो क्या ये हमारे बॉडी में डायरेक्ट ही अब्जॉर्ब होती हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। इनका डाइजेशन मतलब ये सरल तरल लिक्विड में इनको चेंज होता है, यानी तरल रूप से लिक्विड फॉर्म पे हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब करती है। और ये किस में बदलते हैं, जितने जटिल चीज़ें हैं जैसे ग्लूकोज में, अमीनो एसिड में और फैटी एसिड में ये कन्वर्ट होते हैं और ये हमारी बॉडी में क्या होते हैं बच्चों, एब्जॉर्ब होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों हमारे में है कि पाचन की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, मुंह में भोजन को चबाने व लार के प्रभाव से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। यानी देखिए लार का स्राव लार ग्रंथियों द्वारा होता है। हमारे भी हमने आपको बताया था कि कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं हमारे में, कुछ अंग होते हैं। तो उसमें से जो भोजन है बच्चों वो सबसे पहले हमारे मुंह में आता है माँ, उसके बाद वहीं पर चबाते जिसको हम अपने दांतों से चबाते हैं। और जो लार के प्रभाव से भोजन का जो पाचन है बच्चों वो हमारे मुंह में ही क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। और लार का स्राव लार ग्रंथियों द्वारा होता है। तो लार ग्रंथि से एक एंजाइम निकलता है बच्चों जिसका नाम है टाइलिन, जो भोजन को यहीं से पाचन जो है भोजन का यहीं से शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में कई लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए हमारे मुंह में कई लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनमें से 3 जोड़ी प्रमुख होती है। भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट पर लार की क्रिया होती है। भोजन में एक मेन है स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है बच्चों, उससे लार की क्रिया होती है। चलिए एक क्रियाकलाप द्वारा इसका अध्ययन करें। यानी कि मुंह में जो टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है बच्चों, वो हमारे जो भोजन जो हम लेते हैं स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट से लार की क्रिया होती है। इसको हम एक एक्टिविटी के द्वारा स्टडी करते हैं। यहाँ देखिए क्या एक्टिविटी फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अच्छा है पूरा ये इसके क्वेश्चन आते हैं। आप इसको सीखिए, समझिए कि हम भोजन लेते हैं वो किस तरीके से हमारे बॉडी में पचता और एब्जॉर्ब होता है। देखिए क्रियाकलाप फर्स्ट में, इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें आधा चम्मच यानी चाय वाला चम्मच आप जान रहे हो, उसमें क्या लेना, गेहूं का आटा, एक बीकर पानी लें, प्रखनली ड्रॉपर और आयोडीन के तनु घोल यानी 1% की ज़रूरत होगी। इस परीक्षण के लिए आटे के स्थान पर आप उबले हुए चावल से निकाला गया पानी अर्थात पसिया या माड़ का उपयोग भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो हमें चाय वाला चम्मच का आधा चम्मच गेहूं का आटा ले सकते हैं, या फिर एक बीकर चाहिए पानी, एक बीकर पानी लें, 2 प्रखनलियाँ ड्रॉपर आयोडीन का तनुगोल 1% की ज़रूरत होगी,
अब आप आटे के स्थान पर क्या ले सकते हैं बच्चों, चावल का पानी, पसिया यानी माड़, जिसे आप सब जानते हैं, आपके घरों में जो चावल बनता है, जो उसमें से पसिया या माड़ उसको आप लोग अच्छे से जानते हैं, उसको ले सकते हैं। देखिए है कि 1 चम्मच आटे को आधा बीकर पानी में घोलें और इसकी थोड़ी सी मात्रा में स्टार के परीक्षण आप जान जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप इसकी थोड़ी सी मात्रा में स्टार के परीक्षण करें, थोड़ी सी मात्रा में करना। आप जानते हैं कि किसी भोज्य पदार्थ में आयोडीन की घोल की कुछ बूंदें डालकर परीक्षण किया जाए और घोल नीला या काला हो जाएगा तो स्टार्च उपस्थित है। यानी कि अगर किसी भी हमारे फूड में बच्चों स्टार्च है तो अगर हमने उसमें आयोडीन डाला तो उसका कलर ब्लू या ब्लैक हो जाता है, तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि इसमें स्टार्च उपस्थित है। अब 2 साफ प्रश्नलियाँ ले लें, उन्हें का और खा नामांकित करें। प्रत्येक प्रश्नली में आटे का घोल 20 से 25 बूंदें डालना है। यानी कि हमको क्या करना है बच्चों, 20 से 25 बूंदें आटे की घोल की डालना है। अब का प्रश्नली के मुंह के पास लाकर उसमें घोल के बराबर माप की थूक या लार डाल दें। इतना समझ रहे हैं ना आप लोग। यानी आप लोग को क्या लेना है, 2 प्रश्नली लेना, का और खा, जिसमें प्रत्येक प्रश्नली में आटे की घोल की 20 से 25 बूंदें डालना है। अब का प्रश्नली को मुंह के पास लाएं और उसी के बराबर माप की लार या थूक डालें। लार डालकर का प्रश्नली को अच्छी तरह हिलाएं। का प्रश्नली में लार नहीं डालना है, यानी आपको का में लार डालना है और खा में लार नहीं डालना है। अब दोनों प्रश्नलियों को रख दें और 2 घंटे के बाद प्रश्नलियों में आयोडीन की 2-2 बूंदें डालकर अवलोकन करें। तो अब इसको क्या देखेंगे आप, तो बच्चों हमको यहाँ पे क्या देखना है कि ये अब दोनों प्रश्नलियाँ का और खा में हम लोगों ने क्या किया था कि अब ये बताइए कि का और खा प्रश्नली में किस प्रश्नली का घोल स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी कि इसमें अब आप बताइए कि कौन सा हमारा स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाएगा। यानी कि का और खा की किस प्रश्नली में घोल स्टार्च की उपस्थिति दर्शाता है, ऐसा क्यों हुआ होगा। चलिए ये भी पता लगाएं कि किस माध्यम में अर्थात अम्लीय, क्षारीय या उदासीन में लार अपना प्रभाव दिखाता है। तो यानी कि का और खा किस प्रश्नली में घोल जो है वो स्टार्च की उपस्थिति को दर्शा रहा है, इसको हमको पता लगाना है। क्या यहाँ पर किसी माध्यम की भी ज़रूरत पड़ती है कि जो हमारा माध्यम है वो अम्लीय हो, क्षारीय, उदासीन हो, जो अपने लार के प्रभाव को दिखाता है। तो यहाँ पर बच्चों इसको देख सकते हैं एक्टिविटी के द्वारा। देखिए एक्टिविटी 2 में हमको क्या करना है कि क्रियाकलाप फर्स्ट की तरह एक बीकर में गेहूं के आटे का घोल या पसलियाँ लें। अब 3 साफ प्रश्नलियाँ लेकर उन्हें का खागा नामांकित करें। खा प्रश्नली में 8-10 बूंदें नींबू की रस की डालें। खा प्रश्नली में कपड़े धोने के सोडे का घोल डालें, यानी चुटकी भर कपड़ा धोने के सोडे को एक पानी से भरी प्रश्नली में डालकर घोल तैयार कर लें। फिर गा प्रश्नली में आसुत पानी डालें। प्रत्येक प्रश्नली में आटे की घोल की 20 से 25 बूंद डालकर तीनों प्रश्नलियों में लार मिला दें और लगभग 2 घंटे के बाद तीनों प्रश्नलियों में आयोडीन की कुछ बूंदें डालकर आपने अवलोकन किया। अब यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं कि का, खा और गा में किसमें अम्लीय घोल है, किसमें क्षारीय और किसमें उदासीन है। तो बच्चों जहाँ हम लोगों ने यानी जो प्रश्नली का है जिसमें नींबू का रस डाला था वो हमारा अम्लीय हो जाएगा, और खा है बच्चों, खा में हम लोगों ने क्या डाला था, हम लोगों ने खा में कपड़ा धोने का सोडा डाला था, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्षारीय हो जाएगा। और गा में क्या होगा, हम लोगों ने आसुत जल डाला था, वो हमारा क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अब का, खा, गा, घा में किस प्रश्नली का घोल स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता हुआ, ऐसा क्या हुआ होगा कि समान आटे का घोल लेने पर भी दोनों प्रश्नलियों का परीक्षण सफल हुआ और एक में नहीं। यानी कि ये बोल रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा कि समान आटे का घोल तो मैंने तीनों में नहीं लिया, लेकिन माध्यम देखिए तीनों का अलग अलग है। का अम्लीय है, खा क्षारीय, गा उदासीन है। तो समान आटे का घोल लेने पर भी 2 प्रश्नलियों में तो परीक्षण हुआ और एक में नहीं। इसको समझते हैं बच्चों। देखिए अब यहाँ पर देखिए
बोल रहे हैं कि खा और गा प्रक्रिया में, यानी कि खा प्रक्रिया जो हमारी क्षारीय माध्यम की बच्चों और गा प्रक्रिया जो हमारी क्या थी, उदासीन माध्यम में लार में पाए जाने वाले विशिष्ट एंजाइम का स्टार्च पर प्रभाव हुआ। इससे हम कह सकते हैं कि इस एंजाइम की क्रियाशीलता एक निश्चित माध्यम में सर्वाधिक होती, यानी कि स्टार्च का प्रभाव किस पर हुआ, खा और गा प्रक्रिया पर हुआ। इससे हम कह सकते हैं कि इस एंजाइम की क्रियाशीलता एक निश्चित माध्यम में सर्वाधिक होती है। इस प्रकार यदि मुंह में गेहूं के दाने चबाएं तो इस एंजाइम के प्रभाव से जटिल पदार्थ स्टार्च अंश सरल पदार्थ में बदल जाता है। तो देखिए मुंह में हमारे अगर हम गेहूं के दाने को चबाते हैं तो लार में जो एंजाइम पाई जाती है बच्चों, लार में कौन कौन सी एंजाइम पाई जाती है, टाइलिन एवं लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाई जाती है, जो स्टार्च को किस में बदल देती है बच्चों, स्टार्च को वो माल्टोज में कन्वर्ट करती है। किस में बदलती है, माल्टोज में बदल देती है, तो उस जो एक सरल पदार्थ में बदल जाता है। अब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारा यानी आयोडीन का जो प्रभाव था बच्चों, वो एक निश्चित माध्यम में ही, यानी कि एंजाइम का जिस स्टार्च पर जो प्रभाव हुआ वो निश्चित माध्यम में ही होता है, यानी कि क्षारीय माध्यम में और उदासीन माध्यम में सर्वाधिक क्रियाशीलता एंजाइम की दिखाई दी। चलिए इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर बोल रहे हैं कि पहले वाली एक्टिविटी में बच्चों हम लोगों ने 2 प्रक्रियाएं ली थी, एक का ली थी बच्चों और एक खा ली थी। का में हम लोगों ने क्या किया था, का में भी हम लोगों ने क्या किया था कि प्रत्येक प्रक्रिया में 20-25 बूंद डाल दी थी आटे की घोल की का, और अब का प्रक्रिया को मुंह के पास लाकर उसमें हम लोगों ने लार या थूक डाला था और लार डालकर का प्रक्रिया को अच्छी तरह से हिलाया था। अब खा प्रक्रिया में लार नहीं डाला था, फिर उसके बाद फिर 2 घंटे के बाद दोनों में आयोडीन की बूंदें डाली थी। अब आप यहाँ पे देखिए का और खा प्रक्रिया में किस प्रक्रिया का घोल स्टार्च की उपस्थिति दर्शाता था। तो यहाँ पर हम ये तो करे तो है नहीं, लेकिन रिजल्ट में बच्चे आप लोग को बता देते हैं कि प्रक्रिया का और खा में से जो थी प्रक्रिया का घोल आयोडीन के साथ नीला काला रंग नहीं देता था। ऐसा क्यों हुआ होगा, यानी ऐसा क्यों हुआ होगा कि ये नीला काला रंग नहीं देता था। ये वाला आप समझ रहे हैं। दाला एक में तो हम लोगों ने क्या किया था, यानी का और खा में का को में मुंह के पास ले जाकर बच्चों उसमें लार या थूक मिलाया और खा में नहीं डाला, तो लेकिन का वाला जो था वो आयोडीन के साथ नीला काला रंग नहीं दिया, और खा वाला जो क्या है नीला काला रंग दे रहा है, यानी कि क्या इसको माध्यम की। और फिर बच्चों नीचे हम लोगों ने क्या लिया था, नीचे फिर 3 प्रक्रिया ली थी जिसमें का खा और गा तीनों थे। का हमारी अम्लीय माध्यम की थी, खा हमारी थी क्षारीय माध्यम की, गा बच्चों हमारी उदासीन थी। तो यहाँ पर दिखा रहे थे कि क्या ऐसा क्या हुआ, क्या मतलब इन जो कलर है, ये कलर आने के लिए कि जो एंजाइम्स का स्टार्च पर प्रभाव होता है, तो क्या इसमें कोई एक निश्चित माध्यम में की ज़रूरत होती है। तो बच्चों हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर हमारे क्षारीय और उदासीन माध्यम में एंजाइम का स्टार्च पर प्रभाव हुआ। किसका, इसमें हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए एक निश्चित माध्यम जो होती है वो सर्वाधिक होती है। इसको हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से समझा। अब हम लोग ये जान सकते हैं कि देखिए जो हमारा स्टार्च है वो क्या है बच्चों, तो स्टार्च एक लंबी श्रृंखला है। स्टार्च क्या है, एक लंबी श्रृंखला वाला शर्करा अणु है, और ये किस किस पदार्थ में पाया जा सकता है, जैसे कि ये मैदा में पाते हैं, चावल में, आलू में, ये सब में इसको पाया जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने सीखा बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खिड़की वाली पेट की कहानी और एंजाइम के प्रभाव की खोज। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको देखिए यहाँ पर है कि सन 1822 की बात है कि मार्टिन नाम के फौजी को गोली लग गई थी। उन्हें जख्मी हालात में डॉक्टर बोमोन के पास लाया गया। बोमोन नाम के डॉक्टर के पास उन्हें लाया गया। मार्टिन के इलाज शुरू हुआ और करीब 1.5 साल तक डॉक्टर बोमोन मार्टिन का इलाज कर रहे थे। इस दौरान डॉक्टर बोमोन ने देखा घाव तो ठीक होने लगा, पर मार्टिन के पेट में छेद बना रहा। यानी उन्होंने देखा कि घाव तो ठीक था, लेकिन मार्टिन के जो पेट में वो छेद बना रहा। इसमें से पेट की नली
इसमें से पेट में नली डालकर आमाशय का रस बाहर निकाला जा सकता था। आमाशय के रस का प्रभाव का अध्ययन करने के लिए डॉक्टर बोमोल लंबे समय तक कई भोज्य पदार्थों पर कर रहे थे। यानी कि जो हमारा आमाशय के रस का जो प्रभाव का अध्ययन डॉक्टर बोमोल जो थे वो लंबे समय तक कर रहे थे। अब ये ऐसा क्यों हो रहा था, देखिए जब हमारे आमाशय से बच्चों हम क्या करते हैं कि उनके रस के प्रभाव को अध्ययन करें डॉक्टर बोमोल। उन्होंने क्या किया था कि वो जो छेद था बच्चों पेट में जो उनके छेद बना रहा उसमें नली डाला और नली डालकर आमाशय रस को बाहर निकाला और उन्होंने कई भोज्य पदार्थ पर उसका लंबे समय तक अध्ययन कर उन्होंने पाया कि पेट में जितनी जल्दी भोजन की प्रक्रिया होती उतनी बाहर नहीं होती। यानी उन्होंने ये देखा कि जितना जल्दी खाना पेट के अंदर पचता है और उसी आमाशय रस को वो बाहर डाल रहे थे, लेकिन उतनी जल्दी खाना बाहर वो नहीं पच रहा था। उनका मानना था कि पाचक रस में भोजन पचाने वाले पदार्थ किसी विशेष परिस्थिति में सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। मतलब डॉक्टर बोमोल ने ये रिसर्च किया कि जो भोज्य पदार्थ में जो आमाशय रस के द्वारा जो खाना पच रहा है बच्चों वो किसी विशेष परिस्थिति में, यानी कोई स्पेशल परिस्थिति होती है जिसमें वो ज़्यादा क्रियाशील हो, ज़्यादा एक्टिव होते हैं और भोजन जल्दी पचता है। बोमोल के अध्ययन में लगभग 1 दशक बाद फ्रांसीसी रासायनिक वैज्ञानिक अंसेलम पायोन ने अंकुरित जौ से एमाइलेज नामक एक रासायनिक पदार्थ अलग किया और उसे डायस्टेज नाम दिया था। देखिए अभी तक हमारे अब नेक्स्ट वैज्ञानिक कौन से आए थे, फ्रांसीसी रासायनिक वैज्ञानिक अंसेलम। उन्होंने पायन ने अंकुरित जौ जानते हैं बच्चों, उसको आप लोग जान रहे होंगे, जिसमें से जौ को बहुत 2-3 दिन तक आप भीगे कपड़ों में नम में रखिए। पहले उसको भिगोइए, भिगोने के बाद 7-8 घंटे के बाद बच्चों आप उसको अगर गीले कपड़ों में 1-2 दिन रखिए तो उसमें छोटे छोटे से देखते हैं ग्रीन जैसे अंकुर निकल आते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, अंकुरित जौ। तो वो क्या होता है कि उसमें से एमाइलेज नामक एक रासायनिक पदार्थ अलग किया इसे डायस्टेज नाम दिया था। ये एक पाचक एंजाइम है और ये हमारे आहार नाल के साथ साथ अन्य कई जीवाणु, कवक व पौधे में भी पाया जाता है। जो डायस्टेज है बच्चों ये हमारे कहाँ पाया जाता है, एक पाचक एंजाइम है जो आहार नाल में पाया जाता है और इसमें कई जीवाणु, कवक व पौधों में पाया जाता है। लार में उपस्थित एमाइलेज के कारण ही हमें, अब यहाँ पर बच्चे देखिए एमाइलेज कह रहा है लार में, लेकिन लार में टाइलिन या अभी हमने बताया था वो एंजाइम भी होता है, लेकिन यहाँ पे बोला लार में उपस्थित एमाइलेज के कारण ही हमें स्टार्च में बदलाव नज़र आता है। यानी लार में कौन सा यहाँ पर एंजाइम बता रहे उपस्थित रहता है, एमाइलेज, जिसके कारण हमें स्टार्च में बदलाव नज़र आता है। हमारे अग्नाशय द्वारा छोटी आंत में भी एमाइलेज स्रावित होता है। जो अग्नाशय ग्रंथि है बच्चों, ग्लैंड्स है ये हमारी, इसके द्वारा भी हमारे एमाइलेज स्रावित होते हैं। एमाइलेज एक ही नहीं बल्कि कई एंजाइमों का क्या है बच्चों, ये समूह है। यानी एंजाइमों का ये क्या है, समूह। अब एंजाइम क्या होते हैं इसको देख लीजिए। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन हैं। क्या है बच्चों, प्रोटीन है। हमारे शरीर की एक कोशिका में ही कई एंजाइम पाए जाते हैं। शरीर में अपघटन या संश्लेषण की प्रक्रिया में एंजाइम से गति मिलती है। यानी जो शरीर में अपघटन होता है, तोड़ा जाए या फिर संश्लेषण किया जाए या उसको बनना हो तो उसकी प्रक्रिया में एंजाइम से ही उसको एक गति मिलती है, मतलब कि वो उस कार्य को कर पाता है। एंजाइम में कुछ विलक्षण गुण होते हैं। उदाहरण के लिए हमारे आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित, हमारे आमाशय में क्या स्रावित होता है, कौन सा एंजाइम निकलता है बच्चों, पेप्सिन। ये प्रति घंटा अपने वजन से 50 गुना प्रोटीन पचा सकता है। देखिए यानी जो पेप्सिन है जो अपने ये है प्रति घंटा, यानी हर घंटे अपने वजन से 50 गुना प्रोटीन को पचा जाता है और ऐसा कुछ घंटों तक कर सकता है। कोशिका से स्रावित होने वाले एंजाइम से ही ज़्यादातर जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। कोशिका से बच्चों जो स्रावित होते हैं एंजाइम, उन्हीं से जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। पाचन के लिए कई ज़रूरी एंजाइम आहार नली के बाहर बनते हैं और इसमें पहुँचते हैं। तो एंजाइम क्या है एक्चुअली, ये एक प्रोटीन है बच्चों।
एंजाइम से ही कई प्रक्रियाओं में क्या होता है, शरीर में अपघटन और संश्लेषण के लिए प्रक्रियाओं में एंजाइम को गति मिलती है। इनके कुछ लक्षण भी होते हैं, जैसे कि पेप्सिन है बच्चों, तो पेप्सिन जो है ये अपने वज़न से प्रति घंटा अपने वज़न से 50 गुना प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और कोशिका से जो एंजाइम स्रावित होते हैं उनसे ज़्यादातर जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। पाचन के लिए ज़रूरी एंजाइम्स आहार नली से बाहर बनते हैं, उनमें से पहुंचते हैं। तो ये हम लोगों ने सीखा बच्चों। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाचन तंत्र का कार्य क्या है, यानी फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ से देखते हैं क्या फंक्शन है, कैसे है बच्चों। तो इसको देखिए, तो बच्चों हम लोग जो खाना लेते हैं, खाना खाते हैं, वो सबसे पहले मुंह में जाता है। तो हमारी जो पाचन की प्रक्रिया है बच्चों, वो मुंह से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, मुंह से। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने मुंह में पाचन की प्रक्रिया का अध्ययन किया। आहार नली की भित्ति में श्लेष्मा का स्राव होता है। इसकी मांसपेशियों के क्रमशः संकुचन और फैलाव से भोजन आगे बढ़ता है। आहार नली बच्चों समझते हैं हम लोग के, जहाँ हम लोग की श्वास नली होती है उसी के यानी फूड पाइप भी होता है, जिसके द्वारा बच्चों खाना यानी कि उसमें एक म्यूकस और उनमें श्लेष्मा यानी म्यूकस भी होता है, चिकना होता है। उनके लगातार संकुचन से और फैलाव से यानी सिकुड़ते और फैलते रहते हैं, उससे हमारा भोजन जो है वो आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया को हम क्रमानुकंचन कहते हैं। गले, अमाशय व छोटी आंत के सिरों में वाल्व जैसी संरचनाएं होती हैं। गले में, अमाशय व छोटी आंत के सिरों में बच्चों कैसी संरचनाएं होती हैं, वाल्व जैसी, जिससे भोजन की निश्चित मात्रा ही आहार नली में आगे बढ़ती है। जैसे ये नहीं कि एक साथ बढ़े, यानी कि छोटी सी जितनी हमारी निश्चित मात्रा है बच्चों, वही आहार नली से आगे बढ़ती। मुंह से भोजन ग्रसनी से होता है। सबसे पहले भोजन जो मुंह से वो कहा जाता है ग्रसनी यानी फेरिंक्स से होता हुआ एक लंबी नली ग्रसिका यानी ओसियोफेगस के द्वारा अमाशय में पहुंचता है। देखिए फिगर में बच्चों इसको समझते हैं। देखिए यहाँ से भोजन मुंह से होता है, मुंह से स्टार्ट होता है। ये ग्रसिका यानी होते हुए फूड पाइप से कहाँ पहुँच रहा है, अमाशय में पहुँचता है। तो सबसे पहले भोजन मुंह में जाता है, ग्रसिका में से होते हुए बच्चों कहाँ पहुँच रहा है, अमाशय में पहुँचता है। तो अभी हम लोग ने देखा कि वो जो है मुंह से यानी ग्रसनी से होता हुआ वो लंबी ग्रास नली ओसियोफेगस के द्वारा अमाशय में पहुंचता है। फिर अमाशय की भित्ति में पाए जाने वाली ग्रंथियां, जो अमाशय की भित्ति में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनसे मुख्यतः एंजाइम पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, जो अमाशय में बच्चों हमारे भित्ति में कौन जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनमें से मुख्य रूप से कौन से एंजाइम है, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमाशय की भित्ति में पाए जाने वाली ग्रंथियों से पाए जाने वाले मुख्य एंजाइम क्या हैं, तो आप बता सकते हैं पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। तो अमाशय में किसका पाचन हो रहा है, प्रोटीन का। जो बच्चों जो हम फूड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा लेते हैं, उसमें जो प्रोटीन का पाचन है वो पेप्सिन और पेप्सिन के द्वारा होता है, और इसमें मुख्यतः प्रोटीन का ही पाचन होता है। देखिए अमाशय में होने वाली क्रियाओं से भोज्य पदार्थ जो है वो गाढ़े द्रव जैसा होता है। अमाशय में देखिए क्या होता है कि जो क्रियाएं होती हैं जो भोजन में, उससे वो एक गाढ़े द्रव में बदल जाता है। यहाँ से ये छोटी आंत में जाता है। फिर कहाँ जा रहा है ये बच्चों, हमारे छोटी आंत में। छोटी आंत आहार नली का सबसे लंबा भाग है। आहार नली का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, लगभग 20 फीट। याद रखिएगा इसको। आहार नली कितनी फुट जो होती है, जो छोटी आंत है हमारे बच्चों, आहार नली का ये सबसे लंबा भाग है, लगभग 20 फीट की होती है। यकृत और अग्नाशय आहार नली से जुड़ी पाचक ग्रंथियां हैं। इसको भी हम लोग देख लेते हैं फिगर में। देखिए ये कहाँ जुड़ी, देखिए यहाँ पर बच्चों यकृत है और ये हमारे अग्नाशय है। तो ये हमारी किससे जुड़ी हैं बच्चों, ये सब छोटी आंत से जुड़ी क्या हैं, ग्रंथियां हैं। ये सब किससे जुड़ी हैं, छोटी आंत से, यानी छोटी आंत से जुड़ी है क्या है बच्चों, ग्रंथियां हैं। फिर इसको देखते हैं। अग्नाशय से स्रावित पाचक रस में उपस्थित सोडियम बाइकार्बोनेट से छोटी आंत का माध्यम क्षारीय हो जाता है। अब देखिए अग्नाशय से जो हमारा
पाचक रस निकलता है बच्चों, डाइजेस्टिव जूस जो है उसमें हम क्या उपस्थित होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और जिसकी उपस्थिति यानी प्रेजेंस से छोटी आंत का जो माध्यम है वो क्या हो जाता है बच्चों, क्षारीय, यानी इनका माध्यम क्षारीय हो जाता है। क्षारीय भी समझ रहे हैं, जो इनका माध्यम है बच्चों वो क्षारीय क्यों होता है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट डाइजेस्टिव जूस में उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, जिसके माध्यम से छोटी आंत का जो माध्यम है बच्चों वो क्षारीय यानी कि हमारा बेस हो जाता है। इस क्षारीय माध्यम में पाचक रस के एंजाइम क्रियाशील हो जाते हैं। जो माध्यम है क्षारीय, अभी हमने देखा था कि अभी लार का ही आप लोगों ने टेस्ट किया था कि लार को आप लोगों ने प्रकनली यानी आटे के घोल में डाला था, लेकिन अगर माध्यम उसमें एक निश्चित हो तो उसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्षारीय और उदासीन माध्यम में जो था लार की प्रक्रिया का प्रभाव, यानी आयोडीन का जो स्टार्च का परीक्षण कर रहे थे, आयोडीन की प्रक्रिया का प्रभाव हमको वहाँ पर ज़्यादा ईजिली दिखा था। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा माध्यम क्षारीय हो गया, जिसमें पाचक रस के एंजाइम क्रियाशील हो जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब यहाँ पर देखिएगा एंजाइम क्रियाशील हो जाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में इंक्लूड रहता है, वसा ये भी हमारे फूड में पाया जाता है, और प्रोटीन, ये तीन मुख्य फूड हैं बच्चों जिनको की जटिल रूप होता है, इसमें पाचन की प्रक्रिया जो होती पूर्ण होती है। हमारे आहार नली में कई प्रकार के ऐसे पदार्थ भी स्रावित होते हैं जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये यहाँ अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स हैं। उत्प्रेरक समझते हैं बच्चों, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया यानी क्रिया की गति को बढ़ाते हैं या फिर उसको कम करते हैं, यानी कि उनको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो हमारे पदार्थ आहार नली में कई ऐसे भी पदार्थ बच्चों पाए जाते हैं जो एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पर ये अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स हैं, ठीक है ना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों, मुख्य रूप से जीवाणुओं की जैविक प्रक्रियाओं के लिए पाचन की प्रक्रिया पूर्ण जाती है। मतलब अगर हम देखते हैं तो आपको ये होगा जो सूक्ष्म जीव हैं बच्चों, जो मुख्य रूप से हमारे बैक्टीरिया हैं कि जैविक प्रक्रियाएं से भी हमारे पाचन की प्रक्रिया पूरी होती है, यानी कि हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बैक्टीरिया हैं बच्चों, सूक्ष्म जीव, इनसे भी जैविक प्रक्रियाओं से भी हमारे पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। यानी कि हमारे पेट में ढेर सारे वो पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, जो हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, या आप समझिए जो हेल्पफुल होते हैं, जो हमारे पाचन की यानी डाइजेस्टिव की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। फिर क्या आप जानते हैं कि अग्नाशय से निकलने वाले स्राव से एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अब अग्नाशय जो ग्लैंड्स हैं बच्चों, इससे क्या क्या हमारे कौन कौन से डाइजेस्टिव जूस स्राव होते हैं, जैसे एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज नामक एंजाइम जो है पाए जा रहे हैं, एंजाइम जो स्राव होते हैं, और इन्हें क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पाचन होता है। इनसे हमारा किस किस का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का। पूर्ण पाचन से भोजन के मुख्य अवयवों का अपघटन होता है, यानी पूर्ण पाचन से भोजन के जो मुख्य अवयव हैं उनका अपघटन होता है। अब देखिए प्रोटीन का किस में बदलता है, अमीनो अम्ल में बदल गया। जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे मंड जो है वो सरल कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में बदल गया, और वसा यानी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जा रहा है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए बच्चों, जो अग्नाशय है इससे जो 3 तरह के एंजाइम हैं, कौन कौन से हमारे, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम पाए जा रहे हैं, और जो मुख्य हमारे हैं इनमें क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। फिर पूर्ण पाचन भोजन के मुख्य अवयव का अपघटन होता है। पूर्ण पाचन से बच्चों भोजन के ये मुख्य अवयव हैं, कौन कौन से अवयव हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है, इनका क्या होता है, अपघटन होता है। प्रोटीन किस में टूट रहा है, अमीनो अम्ल में टूट गया, अपघटित हो गया। जटिल कार्बोहाइड्रेट किस में टूट गया, जैसे मंड सरल कार्बोहाइड्रेट में, जैसे ग्लूकोज में टूटा बच्चों। और वसा हमारा वसलीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जा रहा है।
तो अग्नाशय से जो निकलने वाले एंजाइम हैं मेन एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, इसमें मुख्य जो हमारे मुख्य भोजन के अवयव हैं उनका अपघटन करते हैं। वो अभी हम लोगों ने देखा। अब यकृत से देखिए, पित्त यानी बाइल का स्राव होता है। ये स्राव नली के द्वारा छोटी आंत में पहुंच रहा है। यकृत से बाइल का स्राव हो रहा है बच्चों। फिर ये जो स्राव है नली के द्वारा छोटी आंत पहुंचता है। छोटी आंत में वसा की बड़ी गोलिकाएं पित्त के द्वारा छोटी गोलिकाओं में टूट देती हैं। यानी कि जो ये यकृत है बच्चों, बाइल जूस है, ये वसा यानी फैट्स की जो बड़ी गोलिकाएं हैं वो पित्त के द्वारा किसमें टूट जाती हैं, छोटे यानी आप समझ लीजिए कि बड़े बड़े कण हैं वो छोटे छोटे कणों में टूट जा रहे हैं। किसके द्वारा? हमारे पित्त के द्वारा, जो एक बाइल पित्त का यानी बाइल का जो स्राव होता है उसके द्वारा। फिर है टूटता है जिसे इमल्सीकरण प्रक्रिया द्वारा वसा पर एंजाइम लाइपेज का प्रभाव बढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए किसका प्रभाव बढ़ रहा है, एंजाइम लाइपेज का प्रभाव बढ़ जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए आप छोटी आंत से जो पचा हुआ भोजन है वो अवशोषण होगा ना, अवशोषित होता है, यानी छोटी आंत में ही पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। जो भोजन पच जाता है बच्चों वो कहाँ अवशोषित होता है, छोटी आंत में। क्यों? इसकी आंतरिक सतह मुड़ी होती है, अंदर की सतह मुड़ी होती। इन मुड़ी हुई संरचनाओं में को हम दीर्घरोम या विलाई कहते हैं। इनमें भोजन के अवयव के अवशोषण के लिए विस्तृत सतह, यानी कि इनमें भोजन अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो सके इसके लिए इसमें एरिया यानी विस्तृत रूप से एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। यहाँ से पचा हुआ भोजन रक्त परिवहन तंत्र की महीन रक्त वाहिनियों, लसिका वाहिनियों में आता है। अब ये जो भोजन पच जाता है वो हमारे शरीर को कैसे मिलता है? जो भोजन पच जाता है वो शरीर को रक्त परिवहन तंत्र, जिसको बच्चे हम लोग आगे पढ़ेंगे, में जो महीन रक्त वाहिनियाँ होती हैं और लसिका वाहिनियों में आता है। फिर छोटी आंत में जल की कुछ मात्रा भी अवशोषित होती हैं। जिन पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में नहीं हो पाता वो बड़ी आंत में पहुंच जाते हैं। यानी कि मेन एब्जॉर्बेशन फूड्स का हमारा बच्चों छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की जो सतह है वो अंदर की मुड़ी हुई होती है और एक्सपेंडेड यानी बहुत अच्छी विस्तृत सतह उपलब्ध होती है। और जो यहाँ से पचा हुआ भोजन है बच्चों वो हमारे परिवहन तंत्र के द्वारा जो रक्त परिवहन तंत्र के द्वारा महीन रक्त वाहिनियों, लसिका यानी जो ब्लड्स की महीन वाहिनियाँ हैं, लसिका वाहिनियाँ हैं, इनके द्वारा शरीर को जाता। छोटी आंत में भोजन की कुछ मात्रा भी होती है, कुछ जल की मात्रा होती है। जिन पदार्थों का अवशोषण बच्चों छोटी आंत में नहीं हो पाता वो बड़ी में पहुंचता है या अधिकांश जल का अवशोषण हो जाता है। यानी बड़ी आंत में अधिकांश जल का अवशोषण हो जाता है। शरीर के विभिन्न क्रियाओं के लिए जल महत्वपूर्ण विलायक का कार्य करता है। जो जल है बच्चों ये क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण विलायक का कार्य करता। अपचित भोजन या मल और कुछ गैस मलद्वार से शरीर के बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पर बच्चों जाकर हमारा एक कंप्लीट हुआ पूरा डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा जाना है बच्चों। इसको आप लोग पढ़िएगा, किस ग्लैंड से कैसे कैसे एंजाइम्स निकलते हैं और क्या क्या हमको पचने में सहायता करते हैं। इसको क्या करना है बच्चों, आपको आप लोगों ने फिगर बना लिया था, मैंने दिया था। अब आप क्या करेंगे, उस ग्लैंड्स का नाम भी उसमें देंगे और उसमें से निकलने वाले एंजाइम्स को बताएंगे। वो एंजाइम्स क्या क्या डाइजेस्ट, क्या क्या भोजन के जो मुख्य अवयव हैं उसको किसमें तोड़ते हैं ये आप बताएंगे। आप एक इसको बता के बच्चों हमको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर होमवर्क में सेंड करेंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारी आंत एक पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है। क्या आप जानते हैं बच्चों कि हमारी आंत में एक पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है। इसमें अधिकांश जीवाणु आंत में हमारे क्या पाए जाते हैं, जीवाणु। हमारे आंत में बसे इन जीवाणुओं की जैविक प्रक्रियाओं के कारण भोजन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती। जो बैक्टीरिया हैं बच्चों जो हमारी आंत में पाए जाते हैं ये हमें हेल्पफुल होते हैं हमारे किसके लिए, डाइजेशन के लिए। और इनके जैविक प्रक्रियाओं से ही हमारा डाइजेशन जो है वो अच्छे से चलता है।
भोजन में कई अवयव जैसे कुछ प्रोटीन व विटामिन हमारे शरीर में इन जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण उपयोगी स्वरूप में बदल जाते हैं। इनकी जैविक क्रियाओं से ही हमारे आंतों में कई गैस भी बनती हैं, जैसे हाइड्रोजन, सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया आदि। मनुष्य में यहाँ छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है, वहाँ अपेंडिक्स नाम की रचना पाई जाती है। सामान्यतः पूर्व में यहाँ सेलुलोज का पाचन होता था। अपेंडिक्स एक बच्चों अंग है जिसको एक अवशेषी अंग माना जाता है। अवशेषी आप समझ रहे हैं, यानी कि अब इनका कार्य नहीं है, लेकिन ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पूर्वजों में ये पाए जाते थे, लेकिन अब ये हमारे बॉडी में एज ए वेस्टिजियस ऑर्गन्स की तरह है। तो अपेंडिक्स क्या है? एक अवशेषी अंग है, और कहते हैं कि ये जो है संभवतः पूर्ण यहाँ सेलुलोज का, ये सेलुलोज के पाचन में बहुत ही मदद करते थे। तो यानी कि हमारा जो विकास है बच्चों, वो कह रहे हैं कि पूर्वजों में जो शाकाहारी एनिमल्स थे उनमें सेलुलोज के पाचन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती थी, तो तब ये पाए जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये वेस्टिजियस ऑर्गन्स के फॉर्म ले चुके हैं, और अभी भी लेकिन ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, यानी इनका कार्य नहीं है, फिर भी ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पचा हुआ भोजन शरीर में कहाँ कहाँ पहुँचता होगा और कैसे? ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी आप लोग देखिएगा, समझिएगा। तो बच्चों इसको आप लोग देखिएगा कि पचा हुआ भोजन शरीर में कहाँ कहाँ पहुँचता होगा और कैसे, इसको आप लोग समझिएगा, देखिएगा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है कि ये रक्त परिवहन तंत्र के द्वारा ही इस हमारे शरीर में पहुँचता है और कैसे पहुँचता है, इसको हम लोग और भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, यहीं पर वीडियो क्लोज़ करते हैं, और आप लोग होमवर्क को अच्छे से करिए, अपने नोट्स को प्रॉपरली कंप्लीट करिए। ये सब आपके एग्ज़ाम में आगे काम देंगे बच्चों, बिल्कुल भी इसमें आप लोग लापरवाही मत करिए। ये आपका 10th है, और कोविड-19 की वजह से बच्चों रेगुलर क्लास स्टडी नहीं चल पा रही है, इसमें आपको मेहनत करनी है। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।